हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बायोलॉजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम दोस्तों बात करने वाले हमारे जो न्यू टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल के बारे में। ठीक है, इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में, इनका फंक्शनिंग के बारे में बात करने वाले हैं। और उससे पहले मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए और मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, कमेंट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, यानी कि जो प्राणी उत्तक हैं उनका जो संरचनात्मक है, किस प्रकार उनमें कंपोजिशन हुआ है, किस प्रकार टिश्यू बने हैं और किस प्रकार वे फंक्शनिंग करते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं आज अपना न्यू टॉपिक। दोस्तों शुरू करते हैं आज अपना न्यू टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, देखो दोस्तों, आप सभी जानते हो कि जो प्राणी होते हैं यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वे सभी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर से मिलकर बने हैं। ठीक है, और उनमें फंक्शनिंग होता है जैसे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड देन अदर फंक्शनिंग जो वर्क करते हैं वे। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि लार्ज वैरायटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर एंड द मल्टी सेलुलर and then function like the digestion system and the respiration system and then reproduction system। ठीक है, in animal kingdom। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो उनकी बॉडी है वो किस प्रकार कंपोज्ड है, यानी कि द बॉडी कंपोज्ड ऑफ द सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करता हूं मैं, इसमें मिलियन थाउजेंड्स कंपोज्ड ऑफ द सेल, यानी कि जो हमारी बॉडी है काफ़ी हजारों लाखों सेलों से मिलकर बनी है। तो इस प्रकार जीव जंतुओं में भी यही प्रोसेस है, यानी कि उनकी भी जो सेल्स है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, वे एक कोश के भी हो सकते हैं, बहुकोश के भी हो सकते हैं। तो इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं जब मैंने टॉपिक। देखो, लार्ज वैरायटीज ऑफ द, अगर मैं लार्ज वैरायटीज की बात करता हूँ, ठीक है, तो लार्ज वैरायटीज में large varieties of organism both unicellular cellular and multicellular in animal kingdom। इन एनिमल किंगडम देखो बच्चों, जो हमारे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दोनों प्रकार की जो उनकी लार्ज वेराइटीज मिलती है वो एनिमल किंगडम में मिलती है। ठीक है, यानी कि वे मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। अगर उनके फंक्शन की बात करता हूँ तो उनमें रेस्पिरेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उनकी अगर फंक्शन की बात करता हूँ मैं तो उनमें आपको रेस्पिरेशन and reproduction, digestion system देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें काफी लाखों की संख्या में सेल्स हैं, उनसे ही मिलकर हमारा शरीर बना है। ठीक है, जैसे सेल्स होती है, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि द बॉडी सिंपल ऑर्गेनिज्म सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा की बात करता हूं दोस्तों मैं, हाइड्रा में क्या है, हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि जो हाइड्रा है उसमें काफी डिफरेंट टाइप्स की सेल है। ठीक है दोस्तों, और ये भी मैंने बताया आपको The human body is composed of the million thousands
सेल्स, ठीक है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो काफी थाउजेंड मिलियंस सेलों से मिलकर बनी है, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड देन द फंक्शनिंग a group of similar basic function, then intercellular substance performed by specific functioning, it is called the animal tissue, ठीक है। यानी कि उनमें कुछ बेसिक फंक्शन है, यानी कि सेम ही होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर सिस्टम के बारे में बात करता हूं अगर मैं, ठीक है, यानी कि मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, उनमें कुछ बेसिक फंक्शन है, सिमिलर सेल्स है, ठीक है। तो इस सारे कंपाउंड से मिलकर ही बनी होती है जो एनिमल टिश्यू है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया इसमें, ठीक है, आज से आगे बात करते हैं हम। देखो दोस्तों, मैं भी कह सकता हूं कि इन ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म only for the basic four types consist of the four types, यानी कि जो जटिल प्राणियों का शरीर 4 आधारभूत ऊतकों से मिलकर बना है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म only for basic type of tissue, ठीक है बच्चों। तो जैसे मैंने बताया, जो जटिल प्राणी ऊतक है उनका जो बॉडी है वो 4 टिश्यू से मिलकर बनी है, ठीक है। उनके आधार पे उनकी जो फंक्शनिंग के बारे में बात करता हूं, यानी कि ये मैं कह सकता हूं कि दीज टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड in proportion and pattern in form like organ। देखो बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि विशेष अनुपात, यानी कि जो उनका बॉडी है विशेष एक प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, विशेष अनुपात के द्वारा एक संगठित होकर नए अंगों का निर्माण करते हैं, यानी कि नए ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से ऑर्गन हो सकते हैं? किडनी हो सकता है, लंग्स हो सकता है, हार्ट हो सकता है, ठीक है, यानी कि स्टोमच हो सकता है। तो मैं भी कह सकता हूं कि किडनी, स्टोमच, लंग्स, किडनी, स्टोमच, लंग्स एंड हार्ट, ठीक है। हार्ट। तो दोस्तों आगे बात करता हूं मैं इसमें ही। देखो, सभी जटिल प्रकार के जो ऊतक होता है, उनका जो बॉडी होता है, उनका जो शरीर होता है, वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ द all complex animal consist of only 4 basic type of tissues, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो जटिल हमारे जो एनिमल्स हैं, उनका जो बॉडी होती है वो 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। द टिश्यू ऑर्गेनाइज, यानी कौन कौन से हो सकती है वो?
the tissue organized in specific portion and pattern to form an organ। देखो प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो हमारे ऊतक होते हैं यानी कि जो टिश्यू है, ठीक है, यानी कि जो जटिल प्रकार के प्राणी हैं उनकी जो बॉडी होती है वो 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, अपने विशेष अनुपात के द्वारा नए अंगों का निर्माण करते हैं, नए न्यू ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड द पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन। और कौन कौन से ऑर्गन होते हैं वो, लाइक स्टोमच, लंग्स एंड किडनी एंड हार्ट, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि व्हेन 2 और मोर ऑर्गन, यानी कि 1 या 2, व्हेन 2 और मोर ऑर्गन, 1 या 2 या 2 से अधिक अंग, मोर ऑर्गन्स, कॉमन फंक्शन by their physical and chemical interaction। देखो फिर वैसे जैसे मैंने बताया कि जो नए ऑर्गन्स का निर्माण करते हो कौन कौन से, स्टोमच हो सकता है, लंग्स हो सकता है, किडनी एंड हार्ट, ठीक है। और 1 या 2 या 2 से अधिक अंग जो है, यानी जो उसका कॉमन फंक्शन है, यानी कि वो क्या करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इससे आगे हम बात करेंगे, जो फर्स्ट है हमारा वो एनिमल टिश्यू है, ठीक है। एनिमल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट है एनिमल टिश्यू। देखो प्यारे बच्चों, एनिमल टिश्यू क्या है। अगर एनिमल टिश्यू की बात करता हूं मैं, द स्ट्रक्चर of the cell vary according to their function, यानी कि बच्चों जो सेल्स होती है, जो उनका स्ट्रक्चर के आधार पर बात करता हूं, यानी कि उनके आधार पर ही उनका फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि जैसा उनका स्ट्रक्चर है, सेल्स की जो स्ट्रक्चर है उनके आधार पर उनका फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये जो हमारी टिश्यू है क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स होती है, ठीक है। यानी कि therefore the tissue are different and broadly classified into the 4 types, classified into 4 टाइप, यानी कि 4 प्रकार की होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी है वो, एपिथेलियल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे।
दोस्तों जैसे मैंने बताया टिश्यू जो है एनिमल जो टिश्यूज है वो 4 टाइप्स होते हैं। देयर फॉर द 4 टाइप्स, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो फर्स्ट है हमारा देयर फॉर टिश्यू, therefore tissue are different and broadly classified into the 4 types. Classified into the 4 type। ठीक है, फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ है हमारा न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो बच्चों जैसे मैंने बताया कि 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू, एंड सेकंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, एंड फोर्थ है हमारा थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यू, एंड फोर्थ है हमारा न्यूरल टिश्यू। ठीक है, अब बात करेंगे हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। देखो बच्चों जैसे एपिथेलियम टिश्यू है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं प्रोटेक्ट का काम करता है, जो मेन फंक्शन प्रोटेक्ट का काम करता है। ठीक है, यानी कि द टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस, यानी कि मुक्त स्तर का होता है ये ऊतक। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एंड फ्री सरफेस विच अदर देन द फेसिस एंड देन बॉडी फ्लड एंड कंसिस्ट ऑफ द आउटसाइड एनवायरमेंट and thus provide an covering in the same part of the body। ठीक है, and the cells compactly packed, यानी कि मैं कह सकता हूं कि यह जो ऊतक है, यानी कि we commonly the refer to the epithelial tissue as a epithelial tissue। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के, यानी कि यह एक ऊतक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछ लिया जाता है। तो आगे इसकी बात करेंगे हम इसी में ही। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। देखो बच्चों यहां मैं डाल रहा हूं हेडिंग एपिथेलियल। देखो बच्चों एपिथेलियल टिश्यू क्या है, वी कॉमनली रेफर टू द we commonly referred to epithelial tissue, epithelial tissue। ठीक है, एज एपिथेलियल, एपिथेलियम। ठीक है, द टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस, the tissue has a free surface। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि जो टिश्यू है मुक्त स्तर ऊतक होता है। ठीक है, यानी कि ये बाह्य वातावरण के अकॉर्डिंग भी क्या काम करता है, यानी कि जो एक बॉडी फ्लड और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहता है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द बॉडी
मैं लिख सकता हूं फ्री सरफेस एंड which face flood and the outside environment and thus provide lignin thus provide for some part of the body। सम पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो बच्चों, ये कॉमन हमारा क्या है, इनके एपिथेलियल टिश्यू है। जैसे मैंने आपको बताया कि वी कॉमनली रेफर टू द एपिथेलियम टिश्यू एज एपिथेलियल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। द टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस, यानी कि एक फ्री सरफेस सतह पर रहता है, ठीक है। विच फेस फ्लड एंड देन आउटसाइड एनवायरमेंट एंड थस प्रोवाइड लीनिंग फॉर द सम पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बाह्य वातावरण में भी यानी कि संपर्क करता है, ठीक है। यानी कि एक वर्ड आया हमारा फ्लड यानी कि देह आस्तर बोलते हैं इसको हम, ठीक है। यानी कि उसके संपर्क में रहता है और बाहर के वातावरण को भी मतलब उसके बाह्य वातावरण में भी संपर्क बनाए रखता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो आवरण है इसका वो लिग्निन पार्ट होता है, लिग्निन सेम पार्ट, जैसे मैंने बताया कि प्रोवाइड्स लिग्निन फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी कि उसने बताया कि उसका निर्माण, इस प्रकार के देह का निर्माण लिग्निन का निर्माण करता है, ठीक है। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि these cells are compactly packed with a little intracellular matrix, ठीक है प्यारे बच्चों। These cells are compactly packed, यानी कि जो सेल्स है हमारी क्या है, पूरी तरह से पैक्ड है। विद द लिटिल, किसके साथ है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को ग्रुप में शेयर करते जाइए, ठीक है। और आगे हम इसमें बात कर सकते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया, दी सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, उसके साथ जुड़ी रहती है। देयर आर द टू टाइप्स, there are two types of epithelial tissue। देखो बच्चों, there are the two types of epithelial tissue, यानी कि दो प्रकार की हो सकती है, ठीक है। अब कौन कौन सी है, फर्स्ट है हमारी सिंपल एपिथेलियम, सेकेंड है हमारी कंपाउंड, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें आगे बात करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया, these cells are completely packed with the little intercellular matrix। there are two types of the epithelial tissue, यानी कि एपिथेलियल टिश्यू की दो टाइप्स में होते हैं। देखो, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है
एंड सेकंड है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू हैज कंपोज्ड ऑफ द सिंगल लेयर्ड, ठीक है। और जो इसका फंक्शन है पूरा एपिथेलियल टिश्यू का, मैं फिर बताना चाहूंगा, प्रोटेक्टिव का काम करता है, स्किन प्रोटेक्ट का काम करता है, ठीक है। जैसे हमारी त्वचा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो बात करेंगे हम सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। देखो जो सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसमें मैं बता सकता हूं कि सिंपल एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम is composed of a सिंगल लेयर, ठीक है। यानी कि सिंपल एपिथेलियम है वो किसकी बनी है, सिंगल लेयर की, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ सेल एंड फंक्शन। as lignin for body cavity, ducts and tubes, ठीक है मेरे बच्चों। यानी कि सिंगल लेयर है, कंपोज सिंगल लेयर की बनी है, एंड फंक्शन क्या है इसका, लिग्निन फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। अब मैं बात करता हूं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियम, देखो प्यारे बच्चों, कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है, संयुक्त, जुड़ा हुआ, ठीक है। कंपाउंड यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं जुड़ा हुआ, संयुक्त रूप से। तो इस कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट फॉर टू टाइप्स, यानी कि कंपाउंड एपिथेलियम consist of two or more layer and has protect function। देखो बच्चों, इसमें बताया गया है कि जो हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है वो एक या दो से ज्यादा अधिक लेयर का बना है, यानी कि, और जो इसका फंक्शन है वो प्रोटेक्ट का फंक्शन है, यानी कि स्किन प्रोटेक्शन का, यानी कि किसको प्रोटेक्ट करता है, स्किन को, एज प्रोटेक्ट फंक्शन। इट डज इन अवर स्किन, ठीक है मेरे बच्चों। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इससे आगे बात करूंगा मैं। बच्चों जैसे मैंने आपको बताया, कंपाउंड एपिथेलियल, उनके मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उनको 3 टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूं ऑन द basic structure and modification of
cells are divided into the थ्री टाइप्स। ठीक है, इनके उनके जो सेल्स हैं उनके बेसिक स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन की बात करता हूं, उनके अकॉर्डिंग उसको तीन टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा, फर्स्ट है हमारा स्क्वेमस। स्क्वेमस, ठीक है। सेकंड है हमारा क्यूबॉइडल एंड थर्ड है हमारा कॉल्यूमर। ठीक है, देखो बच्चों स्क्वेमस की बात करता हूं मैं। स्क्वेमस एपिथेलियम, एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉल्यूमर एपिथेलियम। देखो जो स्क्वेमस क्या है, यानी कि जो उसका आकार है, यानी कि उसका जो साइज है, स्क्वेमस है। ठीक है, इज ए सिंगल लेयर मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैंटेड सेल्स इरेगुलरली बाउंड्रीज, यानी कि उसका अनियमित आकार है। ठीक है, और दे आर द फाउंड वॉल्स इन द ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स, लंग्स। ठीक है, तो बात करेंगे हम स्क्वेमस एपिथेलियम की। स्क्वेमस एपिथेलियम, देखो प्यारे बच्चों स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे। स्क्वेमस एपिथेलियम, एपिथेलियम, एपिथेलियम। देखो बच्चों स्क्वेमस एपिथेलियम के आखिरकार होते क्या है, ये चपटे होते हैं। कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, चपटी कोशिकाओं का इनका स्तर होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ फ्लैंटेड ऑफ सेल विद इरेगुलरली बाउंड्रीज। यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर, यानी कि पतली भित्ति, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैंटेड cells with irregular बाउंड्री। अब ये कहाँ फाउंड होते हैं, इनको कहाँ खोजा जा सकता है? दे आर फाउंड इन द ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। they are found in blood vessels and air sacs in the lungs। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा स्क्वेमस एपिथेलियम, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको। देखो फिर समझ लेते हैं, इज मेड अप ऑफ द सिंगल थिन लेयर, यानी कि सिंगल पतली भित्ति वाली चपटी इस तरह का बना होता है विद इरेगुलरली बाउंड्रीज, यानी कि अनियमित उसकी किनारे होते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन द ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक इन द लंग्स। ठीक है, यानी कि वो कहाँ मिलता है? ब्लड वेसल्स में एंड एयर सैक्स इन द लंग्स। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। आगे बात करूंगा मैं क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में। क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूब, उसका जो साइज होगा क्यूब का आकार का होता है बच्चों, इस वजह से इसको नाम दिया गया क्यूबोइडल।
क्यूबोडाइल एपिथेलियम। ठीक है, देखो क्यूबोडाइल एपिथेलियम भी सिंगल लेयर है। कैसी है? भी सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर क्यूब लाइक। क्यूब एपिथेलियम इज composed a single layer of cube like cell। देखो क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है, सिंगल लेयर है और क्यूब की साइज का होता है। जो इसका साइज की बात करते तो क्यूब्ड, जब इसको क्यूबोडाइल एपिथेलियम बोला जाता है। अब इसको कहाँ फाउंड किया जा सकता है बच्चों? दे आर फाउंड इन ducts of glands and tubular parts of the nephrons and kidneys। अब जो इसका मेन फंक्शन है बच्चों क्यूबोडाइल एपिथेलियम का, सेक्रिएशन का है, एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रिएशन। एंड द main function is absorption and secretion। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एपिथेलियम टिश्यू एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होती है, उसमें भी काफी सारे टाइप्स चलते हैं बच्चों। उनकी जो साइज के बारे में बात करता हूँ, क्यूबोडाइल साइज, यानी कि मैंने आपको बताया ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ द 3 टाइप्स, क्यूबोडाइल टाइप्स, ठीक है, एंड स्क्वामस और कोल्यूमर टाइप्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल भी मैं इसको बताने वाला हूँ इसके बारे में ही। तो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे बेल आइकन को, हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए हमारे चैनल से।